हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग आगे चलते हैं। वैलेंसी और आयंस वगैरह सारा चीज़ हो गया था और उसमें मैंने कहा था भी कि जो भी मेन नेगेटिव थी रेडिकल्स है, पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, उनको याद करने के लिए। सो आई होप वो सब याद कर लिया होगा। जो जो मेन है सिर्फ उसको याद करना है। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। ये उसी में हो जाता उसी में, लेकिन फिर ज़्यादा टाइम हो जाने के चलते ये नहीं हो पाया। तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक एलिमेंट की बात हो रही थी, अब कंपाउंड्स पे आते कि कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे तय होता है। वो बताया था ना कि एग्जांपल कि हाइड्रोजन जो है, जो वाटर है, वाटर H2O लिखते हैं, ठीक है। वाटर किसे किसे बना है? वाटर का केमिकल फार्मूला जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, ठीक है। लेकिन H2O ही क्यों होता है, ये पिछली बार हमने अधिक किया था ना कि आखिर क्यों, कहाँ से फार्मूला आता है, ये 2:1 के रेशियो में कैसे पता चलता है हमें कि होता है। तो ये हम लोग डिराइव करेंगे फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स को। तो हम क्रीज क्रॉस मेथड का यूज करेंगे। एक और मेथड है जो कि बहुत साधारण है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा यही होता है, क्रीज क्रॉस मेथड, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही यूज में आता है, मैं तो इसी को ज़्यादा यूज करता हूँ, क्रीज क्रॉस मेथड। इस मेथड का जो पहला स्टेप यह है, बहुत आसान है और शुरू में इसके एक बार समझ लोगे, उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड्स बनाओगे तो फिर दिमाग में ही तुम कर लोगे अपने आप, वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। पहला स्टेप ये है कि द सिंबल ऑफ कटायन इज रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट साइड, एंड द सिंबल ऑफ अनायन इज रिटेन ऑन द राइट साइड, ओके। लेफ्ट साइड और राइट साइड। अनायन मतलब जानते हो नेगेटिव रेडिकल्स, और कटायन मतलब पॉजिटिव रेडिकल्स, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को भी कटायंस कहते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को अनायन कहते हैं। कटायंस उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता रखते हैं, और अनायंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखते हैं। तो देखो, तो जैसे कि H है, S है, हाइड्रोजन ये कटायन है, और सल्फर तो H और S ऐसे लिख दिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल Ca, कैल्शियम और F अभी बनाएंगे, इन दोनों को कैसे मिलके कैसे फॉर्मूला बनता है हम देखेंगे। फिर कैल्शियम और फ्लोरीन, इन दोनों को मिलकर अगर एक कंपाउंड बनाना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम को लेफ्ट साइड लिखेंगे, क्योंकि कैल्शियम जनरली क्या करता है, कटायन फॉर्म करता है, और फ्लोरीन अनायन फॉर्म करता है। तो फ्लोरीन को हमने राइट साइड लिख दिया और कैल्शियम को हमने लेफ्ट साइड लिख दिया। उसी तरह MgO, तो MgO मिलके कैसा फॉर्मूला बनाएगा नहीं पता, लेकिन सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे कि Mg जो है वो कटायन फॉर्म करता है, तो इसको लेफ्ट साइड लिख दिए, और ऑक्सीजन जो है वो अनायन फॉर्म करता है, तो इसको राइट साइड लिख दिए, ठीक है। उसी तरह NaCl, इसका फॉर्मूला, ठीक है, बहुत लोगों को तो पता भी है कि NaCl सीधे NaCl मतलब ही होता है, लेकिन NaCl का इसमें NaCl2 क्यों नहीं होता है या Na2Cl क्यों नहीं होता है, इसको देखेंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया, हम लोग Na को, सिंस ये पॉजिटिव कटायन अधिक फॉर्म करता है, तो Na को हम लोग ने लेफ्ट साइड रख दिया और क्लोरीन को हमने राइट साइड रख दिया। तो ये पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है ये। दूसरा स्टेप क्या है, द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द आयंस और रेडिकल इज इंडिकेटेड। चार्ज उस पर कितना है इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जनरली +1 इसका जो चार्ज होता है, यानी ये मोनोवैलेंट है। मैंने कहा था ना कि चार्ज +1 तो मोनोवैलेंट है, कटायन है और उसमें मोनोवैलेंट है। और एस पर चार्ज कितना होता है, -2। अनायन है तो ऑब्वियसली चार्ज माइनस में होगा, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये डाईवैलेंट है। उसी तरह कैल्शियम और फ्लोरीन, तो कैल्शियम +2 अधिक करता है, यानी ये कटायन है। प्लस का मतलब यही होता है, प्लस का मतलब यहाँ पर प्लस लिखने का मतलब, और ये 2 है इसका, तो ये डाईवैलेंट है। और फ्लोरीन -1, तो ये अनायन है, तो ऑफकोर्स यहाँ माइनस लगा हुआ है, और एक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है -1, तो ये क्या हो गया, मोनोवैलेंट हो गया। तो सबसे पहले चार्ज मतलब उसके बाद चार्ज इंडिकेट कर दो। पहले स्टेप में हम लोगों ने कटायंस को लेफ्ट साइड लिखा और अनायंस को राइट साइड लिखा। उसके बाद चार्ज को इंडिकेट किया। जनरली जो वैलेंसी मैंने कहा था ना कि याद करना अनायंस और कटायंस पर जितने कौन कौन सा चार्ज, ये +1 कहाँ से आया, तो मैंने शुरू में कहा था कि या फिर कैल्शियम पे +2 कैसे आया, तो कैल्शियम जनरली Ca+2 के फॉर्म में रहता है। अगर जब भी वो आयन बनता है तो जनरली Ca+2 के फॉर्म में ही वो आयन बनता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, यानी इस पर पहले अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, तो ये +2 आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है कैल्शियम। दरअसल होता क्या है कि कैल्शियम जो है ना 2 8 8 2 अंतिम ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अब ये स्टेबल बन गया, क्योंकि अब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और यही तो चाहता है कि ये स्टेबल होना है, तो 8 या 18 होना चाहिए, जैसा तुम जानते हो
या 32 होना चाहिए, क्योंकि नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे अटेन करने के लिए। तो 2 को लूज किया तो Ca+2 बन गया, ठीक है। तो इसीलिए अब स्टेप 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द आयन और रेडिकल इज इंटरचेंज्ड एंड शिफ्टेड टू द वैल्यू ऑफ चार्ज on the ion or radical is interchanged and shifted to the lower side of the ion or radical. The value of the charges are crisscross method. अब देखो जो भी चार्ज तो ये प्लस अभी भी है, लेकिन इस पर कितना था, +1 था तो 1 को नीचे लिख दिया। इस पर -2 था तो माइनस तो वही रहेगा, ये दिखाने के लिए देखो ये अनायन है, लेकिन 2 को नीचे ला दिए। अब इसको क्रॉस मेथड कर दो, ठीक है। क्रॉस मेथड कहने का मतलब कि H किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और S किससे मल्टीप्लाई हो गया, S माइनस किससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आ गया H2S। क्या कोई मुझे बताएगा इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, पेन चल क्यों नहीं रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। सल्फाइड मत लिख देना, ध्यान देना, सल्फाइड है ये। सल्फाइड अलग चीज होता है, सल्फाइड नहीं है ये, ठीक है। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में है कैसे किया हमने? सबसे पहले कटायन को लेफ्ट साइड में लिख दिया, अनायन को राइट साइड में लिख दिया, उसके बाद चार्ज उन पर दिया हम लोगों ने, कटायन पर कितना वो जनरली चार्ज होता है। अमूमन बहुत सीमित एलिमेंट्स हैं और उनके तुम याद कर लोगे तो अधिकतर फार्मूलास अपने आप बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि अनंत कंपाउंड्स है और उनके अनंत वैलेंसी है, ठीक है। बहुत लिमिटेड है तो बहुत आसान है, ठीक है। तो तुमने लिख दिया। अब उसके बाद जो भी चार्ज है उसको नीचे लिख दो। जैसे +1 था तो प्लस तो वहीं रहने दो, 1 यहाँ पर ला दो, ठीक है। इससे क्या दिखता है, देख रहे हो, H2S एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ये दिख रहा है। इस पर कोई चार्ज है क्या? न्यूट्रल कंपाउंड है। H2S क्या है? एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड कहने का मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा हुआ H2S+ या H2S- या कुछ ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं है, केवल H2S है, यानी कि ये न्यूट्रल है, यानी कि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। और ये सही भी है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 होता है ना, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। देखो तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, H2S है। इस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, यानी इस पूरे कंपाउंड में कितने पॉजिटिव चार्ज है, कि मतलब पॉजिटिव रेडिकल्स कितने हैं, कितने टोटल चार्ज है पॉजिटिव रेडिकल्स के, तो +2 हो गया, ओके, हाइड्रोजन की ओर से। और एस है, ठीक है, सल्फाइड, ठीक है। अब एस बचा, एक सल्फाइड है, और सल्फाइड पे कितना चार्ज होता है, -2, और कितने सल्फाइड है, एक ही सल्फाइड है ना, तो -2। देखो तो +2 -2 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया, आया न्यूट्रल कंपाउंड आया। ये जो न्यूट्रल कंपाउंड है, अगर तुम्हें जानना है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है तो चेक कर लो कि जितने पॉजिटिव रेडिकल्स हैं उतने ही नेगेटिव भी हैं क्या। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें भी लगता है कि वाटर H2O ना होके अगर H3O होता तो क्या दिक्कत था, क्यों? क्योंकि देखो तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और हर एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। तो इस कंपाउंड में, और ये न्यूट्रल कंपाउंड है, मान लो ऐसे कोई लिख दिया, ये गलत है, ये H3O कभी नहीं होता है, लेकिन मैंने मान लिया कि चलो ये सही है, तो इसको कैसे गलत प्रूफ करें। तो H3O, तो हर हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, तो कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 3 × +1। और ऑक्सीजन पे कितना जनरली चार्ज होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, अनायन जनरली होता है, और ये डाइवैलेंट होता है जनरली। ऐसे बाद में देखोगे कि ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड भी होता है, ठीक है, जो O2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन पे जनरली -2 का चार्ज होता है। तो ये +-2 हो गया, तो कितना हो गया, +3 -2 = -1। क्या पूरे पर माइनस चार्ज है, H3O कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड यहाँ दिखा रहा है, जबकि इस पूरे कंपाउंड पे कितना का चार्ज होना चाहिए, -1 का। तो अगर H3O एग्जिस्ट भी करता है तो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, H3O- ऐसे एग्जिस्ट करेगा। आ रही बात समझ में? इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, एक आयंस के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आयंस के रूप में क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा H3O, ठीक है। तो तुम चेक भी कर सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है क्या वो सही है या नहीं है। चलो आगे और एग्जांपल्स बनाते हैं, ढेर सारे एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम पे Ca+2 था तो 2 को नीचे लिख दिया, प्लस चार्ज अभी भी वहां ही है, ये दिखाने के लिए कि देखो ये कटायन है,
और फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर -1 था तो माइनस तो वही है, 1 को नीचे लिख दिया। अब क्रॉस कर दिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से कर सकते हो। तो Ca को 1 से मल्टीप्लाई करें तो Ca आ गया, और F को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2F आ गया। देखो तो CaF2 आ गया। इसको कैल्शियम, इसको क्या नाम देते हैं, इसको कैल्शियम फ्लोराइड। ये तो केमिकल फार्मूला हो गया, और उसका नाम क्या होगा, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, इसका ये नाम हो गया, इसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, CaF2। ठीक है, तो CaF2 हमारा ये हो गया। और इसको चेक करो ना, क्या सही है, बिल्कुल। देखो तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या इस पूरे पर टोटल कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब, तो देखो तो यहाँ कैल्शियम कितना है, एक कैल्शियम है, और एक कैल्शियम पे +2 का चार्ज, तो +2, और फिर उसके बाद प्लस। अब फ्लोरीन, हर फ्लोरीन पे -1 का चार्ज है, और कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, तो -1 × 2 है ना। एक फ्लोरीन पे -1 का चार्ज और 2 फ्लोरीन है, तो कितना टोटल चार्ज हो गया फ्लोरीन पे, 2 × चलो ऐसे लिख देता हूँ, तो +2 है, सॉरी +2 -2, 0 आ गया, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम देख रहे हो, क्रॉस करने का मतलब इतना ही है कि मतलब ये जो कंपाउंड है ना, एक खास प्रोपोर्शन में भी जुट रहे हैं। कहीं ऐसा है कि ये 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर कुछ से, या 1/2 से, कहीं देख रहे हो, या 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि जो भी होता है, जो भी मोलिकुलर फॉर्मूला आते हैं, वे जो भी एलिमेंट होते हैं, वे खास डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में मिलते हैं। हम लोग देखेंगे भी, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात है, जिसको कि शायद प्रिस्टले ने दिया था। तो जो भी एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, वे किसी खास निश्चित अथी में, खास निश्चित रेशियो में मिलके बनाते हैं। तो देख रहे हो यहाँ CaF2 में कैल्शियम और फ्लोरीन का क्या रेशियो है मिलने का, 1:2। यानी कि CaF2 कहने का मतलब है कि अगर तुम 1 किलोग्राम कैल्शियम होगा, ठीक है, 1 किलोग्राम कैल्शियम होगा, तो फ्लोरीन कितना होगा, 2 किलोग्राम होगा। अरे 1:2 देख रहे हो यहाँ पर, हर एक कैल्शियम के लिए, सॉरी, हर एक कैल्शियम के लिए 2 फ्लोरीन है। इसका मतलब अगर 1 किलोग्राम कैल्शियम होगा तो 2 किलोग्राम फ्लोरीन होगा, 10 किलोग्राम कैल्शियम होगा तो 20 किलोग्राम फ्लोरीन होगा, 100 किलोग्राम कैल्शियम होगा तो 200 किलोग्राम फ्लोरीन होगा। ये देख रहे हो रेशियो। तो कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर नेम है, उनका जो मॉलिक्यूलर नेम बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, काफ़ी कुछ बताती है हमें। ठीक है, न्यूट्रल है, वो सही है, गलत है, हम उसके वैलेंसीज, उसके किस रेशियो में वे मिल रहे हैं, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें कैल्शियम का कितना वेट, मास बाई वेट है, ठीक है, मतलब, तो हर एक, मान लो तुमने इसका कैल्शियम का, आगे देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालना भी देखेंगे, कैसे CaF2 का मॉलिक्यूलर मास निकाले, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो बस यही है, ये क्रिस क्रॉस मेथड समझ में आया। आओ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। NaCl, देखो तो Na+1 होता है और Cl -1 होता है, तो मैंने +1 को नीचे लिख दिया। ठीक है, ध्यान दो, प्लस अभी भी वही है, Cl -1 यहाँ लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसीलिए क्या बन गया, Na1। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो, Na1Cl1, ऐसे लिखने में कोई मतलब Na1Cl1 क्या लिखे इसको, इसलिए NaCl लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों बात एक ही है ना। यहाँ पर भी तो दिख ही रहा है कि एक क्या है, एक सोडियम एटम 1 क्लोरीन एटम से मिला है। यानी कि अगर तुम एक किलोग्राम, क्या करो, 1 किलोग्राम, अगर तुमने 1 kg मान लो तुमने NaCl लिया है, जो कि ये खाने वाला भी नमक है, तुम्हारे घर में जो खाना बनता है उसमें NaCl नहीं डलाता है, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो अगर 1 किलोग्राम तुमने क्या किया है, NaCl लिया है, तो उसमें 0.5 kg क्या होगा, Na होगा, और 0.5 kg क्या होगा, Cl होगा। Cl के एटम्स होंगे या जो भी हो। ठीक है, आधा आधा देख रहे हो। अरे बस समझिए, क्योंकि 1:1 रेशियो में मिल रहे हैं ना ये लोग। ठीक है, उसी तरह वाटर, देखो वाटर पे कितने समय से, तो H+1 में अधिकतर होता है और वो -2 में, तो H1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो H किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो H2 हो गया, और O1 से, तो तो ये हो गया H2O। ये हो गया वाटर का केमिकल फार्मूला। ठीक है, ठीक है, आगे एक और देखते हैं, Fe+2। ठीक है,
Fe+2 है और O- है। ध्यान देना, आयरन दो तरह के वैलेंसी शो करता है, +2 भी और +3 भी। +2 को जो सती करता है उसको फेरस कहते हैं, और +3 जो करता है उसको फेरिक लिखते हैं। फेरस क्यों लिखते हैं, फेरिक क्यों लिखते हैं, मैंने बताया था ना कि ये जो एक नियम होता है OEBS लिखने का, IC लिखने का, ठीक है। तो हमने Fe+2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि O-2 पे होता है ना, तो 2 यहाँ पर, और Fe+2 है तो प्लस को यहाँ पर, यहाँ 2 लिख दिया, तो Fe2O2 आ गया, ठीक है, Fe2O2 आ गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, या 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, FeO आ जाएगा, ठीक है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता है पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि Fe2O2 को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 टाइम्स FeO, ठीक है, क्योंकि 2 गुना FeO कहने का मतलब Fe भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है और 2 टाइम ऑक्सीजन भी है। Fe2O2 में 2 एटम आयरन का है और 2 एटम ऑक्सीजन का है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब इसका मतलब यह है कि ये 2 दिखा रहा है कि इसमें 2 FeO के क्या है, कंपाउंड्स हैं, ठीक है, 2 FeO के क्या है, एटम्स हैं, 2 FeO मॉलिक्यूल्स है। 2 इंटू FeO लिखने का क्या मतलब है? इसको आयरन ऑक्साइड, इसको फेरस ऑक्साइड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आयरन यूज हो रहा है उसका वैलेंसी +2 है, तो इसको, इसका नाम क्या लिखेंगे, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो ये क्या है, 2 मॉलिक्यूल फेरस ऑक्साइड है, तो इसको FeO लिख दो कि चलो भैया 2 मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल हो गया, या प्लस तुमको तो ये प्लस लिखा हुआ है ना FeO, ठीक है। तो इस तरह से तो जो भी मॉलिक्यूल मिलेगा वो FeO के फॉर्म में मिलेगा। इसका जो सिंपलेस्ट होगा, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो FeO ही होगा, तो इसीलिए इसको यहाँ से ये जो फॉर्मूला बना ये FeO लिख देते हैं, Fe2O2 न लिख के FeO लिख देते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, मतलब क्यों? क्योंकि जब भी मिल रहा है ना तो ये 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो उसका सिंपलेस्ट क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा। तो जब देखा कि दोनों मॉलिक्यूल जो मिला वो सिमिलर है और दोनों FeO के बराबर है, तो चलो भैया इसका क्या फॉर्मूला लिख दें, FeO लिख दें, फेरस ऑक्साइड इसको कहते हैं। एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, Ca+2 NO3-, NO3 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तुम्हें याद है ना, NO3-1, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रेट बोलते हैं ना। और ये -1 इस पर चार्ज होता है, माइनस, तो इसलिए ये जो है इसको ये किस तरह का इसका वैलेंसी मतलब है, किस तरह का कथी है, ये मोनोवैलेंट है। मैंने कहा था ना कि 1 होता है चार्ज, +1 हो या -1 हो तो हम उसको मोनोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो Ca+2 है तो 2 नीचे लिख दिए, Ca के जस्ट नीचे, और NO3-1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। तो अब Ca को मल्टीप्लाई किए 1 से तो C आ गया, लेकिन NO3 है तो NO3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो पूरे को होल 2 लिख दिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, Na2O3 6 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। CaNO3 CaN2O6 ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो तो N को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, ये जो बाहर 2 है इसी से ना N मल्टीप्लाई हो तो N2 आ गया, और O3 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किए तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन ऐसे ना लिख के, ज्यादातर ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इसको पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये ब्रैकेट ना बोल के, मतलब इसको बोलते हैं क्या, पैरेंथेसिस। कहते हैं कि जब भी ऐसा कंपाउंड आए, पैरेंथेसिस, जब भी कोई ऐसा कंपाउंड, 2 ऐसे एलिमेंट मिल रहे हो जिसमें कि ये कंपाउंड पॉली एटॉमिक हो, ध्यान दे रहे हो, NO3 क्या है, पॉली एटॉमिक है। क्या है, पॉली एटॉमिक है। क्यों पॉली एटॉमिक कहने का मतलब, ऐसा कंपाउंड या फिर ऐसा जो कि 1 से ज्यादा एटम से बना हो, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो 1 से ज्यादा एटम से बना हो। तो देखो तो NO3 में नाइट्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है, ठीक है। तो जब ऐसे से हमारा भिड़ंत होगा और इस पर फॉर्मूला बनाना होगा, जब ऐसा पॉलीएटॉमिक कोई सब्सटेंस अगर दूसरे एलिमेंट से अगर मिल रहा है और कंपाउंड बना रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? क्योंकि अब तक जो हमने किया उसमें सभी मोनोएटॉमिक है, मतलब एक एटम देख रहे हो, NaCl, H2O, FeO, CaF2, H2S, यही सब है। तो
क्या करते हैं कि जो पॉलीएटॉमिक है उसके अगल बगल मतलब उसके लेफ्ट और राइट साइड में पैरेंथेसिस दे देते हैं, और जितने से मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो यहाँ होल 2 लिखते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा होता जैसे कि एल्युमिनियम होता है यहाँ पर, तो एल्युमिनियम होता तो Al+3 होता, तो यहाँ 3 लिखते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई होता है NO3, तो NO3 पैरेंथेसिस में यहाँ 3 दे देते हैं, ठीक है, यहाँ 3 दे देते हैं जितने से मल्टीप्लाई होता। तो तुम बाकी एलिमेंट्स को ट्राई करो। Na2SO4 का तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम Na2SO4 का तुम फार्मूला बनाओ, मतलब क्रिस क्रॉस मेथड से तुम्हें फार्मूला बनाओ और Na2SO4 लेके आओ, CSO4 को लेके आओ, NaNO3, NH4OH, K2O, PH3, और सबके नाम भी लिखना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब आते हैं कि जल्दी से हम लोग किस पर आते हैं, तो ये हमने क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैसे तय किया जाता है केमिस्ट्री में, इसको देखा, ठीक है। अब आते हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास पे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास लगभग एक ही है, काफी हद तक एक है, और इतनी बात मतलब इतनी लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लगभग पूरी तरह से एक क्या है ये नहीं है। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास पूरी तरह से एक नहीं है। इस पूरे लेक्चर का बहुत मेन टॉपिक यही था इस लेक्चर का, कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। तुमने ध्यान दिया कभी भी जब भी तुम लिखते थे मास नंबर इज इक्वल टू, याद है एटॉमिक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ लेते तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या लिखते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते थे ना। कभी भी यहाँ एटॉमिक वेट नंबर लिखें, ऐसा लिखें हम लोग, कभी भी यहाँ वेट नंबर लिखें, वेट नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं लिखें, वेट नंबर नहीं लिखे, हमेशा मास नंबर लिखते थे हम लोग, याद है। किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हम उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और जोड़ देते थे उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। यही कारण है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में थोड़ा अंतर है। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, और मास क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी, ठीक है। और वेट क्या होता है, वेट ये कि वो कि वेट का मतलब होता है कि उस बॉडी को जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितने फोर्स से खींच रही है, ठीक है, जितने मैग्नीट्यूड से उस बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींचेगी उसे वेट कहते हैं। जितने मैग्नीट्यूड से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे वो चंद्रमा पे हो या सन पे हो या अर्थ पे हो, अलग अलग तरीके से खींचेगी, क्योंकि हर कोई का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन का बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे कम अर्थ का है, मून का कम है। तो जिस अमाउंट से, जिस मैग्नीट्यूड से कोई बॉडी जो ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करेगी, जिस अमाउंट से उसको खींचा जाएगा उसे वेट कहते हैं। और मास क्या, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन बॉडी। मास तो अर्थ और मून पे दोनों सेम ही रहेगा, लेकिन वेट बदल जाएगा। यही चीज का वेट मान लो अर्थ पे किसी चीज का वेट 60 न्यूटन बता रहा है, तो मून पर क्या बताएगा, 10 न्यूटन बताएगा, क्योंकि वहां G/6 हो जाता है, लेकिन मास तो अनचेंज होता है। तो फिर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में क्या अंतर है, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से या फिर एटम्स ही है, वे बहुत ज्यादा भारी नहीं है। वो लगभग मतलब 10⁻⁻24 ग्राम के अथी में है, मतलब तुम उसे महसूस भी नहीं कर सकते हुए, इतने कम वेट के हैं, बहुत कम वेट, वो महसूस ही नहीं होता, कभी भार भी महसूस नहीं होता। फिर ऐसे में इसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में अंतर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। अ सिंगल एटम हैज अ सेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, so the mass is unequivocal, won't change, and is the sum of the number of proton and number of neutrons in the atom. Electrons contribute so little mass that they aren't counted. कभी सोचा मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन भी तो घूमते हैं, तो फिर जब एटम का मास निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये रफ डायग्राम है। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मास है प्रोटॉन कंपैरिजन में, और लगभग कितना कम है, तो तुम इसे अनुमान लगा लो कि
प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन वो 1880 गुना भारी होता है एक इलेक्ट्रॉन के। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कल्पना करो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, लगभग 10⁻⁻34 kg के टर्म्स में होता है, ठीक है, 10⁻⁻34 kg प्लस 34 kg नहीं है, ठीक है, -34 यानी 1/10000000, मतलब बहुत ही कम। लेकिन मान लो कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मास, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए, कि 1880 गुना भारी होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम होता तो प्रोटॉन का मास कितना होता, 1880 ग्राम, जो कि लगभग 2 kg के बराबर है। तो सोचो तो 2 kg के सामने 1 ग्राम कुछ भी है, नहीं है। इसको ले या नहीं ले तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। इसीलिए जब भी एटम का मास निकालते हैं तो केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करते हैं, यही कारण है, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए था। तुम में से कमेंट करो, बताओ मुझे कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, ठीक है, ठीक है, 10⁻⁴ kg के ऑर्डर के फॉर्म में होता है। अरे बात समझ में। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट सो लिटिल, इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट सो लिटिल मास दैट दे आरंट काउंटेड। तो A इज इक्वल टू क्या होता है, P + N, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है? Atomic weight is a weighted average of the mass of all the atoms of an element based on the abundance of isotopes. The atomic weight can change because it depends on our understanding of how much of each isotope of an element exists. Atomic weight क्या है कि ये weighted average of the mass, यानी कि देखो तो मैंने तुमको कहा था ना कि क्लोरीन 2 तरह के मेन आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो हो गया क्लोरीन 1735 और दूसरा हो गया क्लोरीन 1737, ठीक है। आइसोटोप्स को कहते हैं ना कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर है। देखो तो 35 और 37 है, तो ये दोनों क्या हो गया, आइसोटोप हो गया। तो अगर मैं एटॉमिक मास कहूं तो क्लोरीन के लिए तो ठीक है 35 है, लेकिन ये वाले के लिए एटॉमिक मास तो 37 हो गया इस क्लोरीन के लिए। तो फिर यही कारण है कि इस तरह की झंझट से बचने के लिए, क्योंकि जब भी तुम लिखोगे क्लोरीन तो वहां क्या लिखोगे, 35 लिखोगे या 37 लिखोगे उसका मास। तो ज्यादातर अमाउंट में तो यही आइसोटोप पाया जाता है नेचर में। तो 35 लिख के हम लोग नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि भाई अगर मैं 100 ग्राम क्लोरीन लेता हूँ नेचर में तो कितना ग्राम ये मिलता है और कितना ग्राम ये मिलता है, उसी के आधार पर परसेंटेज डिसाइड करके और हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं। इसी एवरेज एटॉमिक वेट को हम लोग इसी एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग एटॉमिक वेट भी कहते हैं। और आजकल और उसका नाम हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो यही कारण है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, 35 नहीं है, नहीं तो 17 दूनी 34 और 1 35 हो जाता है आराम से। कैसे? अल्युमिनियम का 13 दूनी 26 और 1 27 है, क्योंकि ऑड है ना, 13 क्या है, ऑड नंबर है, तो 13 दूनी 26 और 1 27, तो 27 एल्युमिनियम का मास होता है। लेकिन देख रहे हो क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, तो यानी 17 दूनी 34 और 1 35 होना चाहिए था इसका एटॉमिक मास, लेकिन 35.5 है। इसी कारण से जब एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं तो 35.5 आता है। इसीलिए इसी को एटॉमिक वेट भी कहते हैं, इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास में। तो समझ में आया एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर है? यही अंतर है। अलग अलग इंडिविजुअल के लिए एटॉमिक मास निकलता है, लेकिन जब वेटेड एवरेज ऑफ द मास हम निकालते हैं, क्योंकि जिन जिन आइसोटोप्स में पाया जाता है उसके अबंडेंस के आधार पर, उसी को एटॉमिक वेट भी कहते हैं, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नियोन का जो मास है ये इसको यूनिफाइड मास, यू का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। पहले इसको एएमयू लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास। मैं बताता हूँ एटॉमिक मास यूनिट क्या है। किधर गया? यू का मतलब क्या होता है कि बोथ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट रिलाई ऑन द एटॉमिक मास यूनिट विच इज, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एएमयू। 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन 12 का जो एटम है उसका मास का 1/12। क्यों? क्योंकि देखो तो कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं, ठीक है। तो 6u + 6u 12u हो गया। अरे सब बात समझ में। इसको यूनिफाइड मास कहते हैं, यू को क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास। तो कार्बन का कितना आ गया तुम्हारा एटॉमिक मास, 12u। तो इसका जब 1/12 करोगे तो 1/12 12 से 12 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1u। यही ना हो गया एक एटॉमिक मास,
ठीक है। पहले इसको यू को एएमयू लिखा जाता था, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको केवल यू लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं कि विच इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन 12 कहने का मतलब क्या है, क्योंकि कार्बन जो है आइसोटोप में भी एग्जिस्ट करता है। एक कार्बन तो तुम्हारा शायद टू ये वाला हो गया, और दूसरा ये वाला कार्बन कि जिसका एटॉमिक मास कितना है 14 है। तो ये दो तरह के कार्बन मेनली एग्जिस्ट करते हैं। चेक करना क्या सही है, ये दूसरा वाला हो सकता है दूसरा आइसोटोप एग्जिस्ट करता हो। तो इसका तो हम कौन सा कार्बन की बात करें, ये वाले कार्बन की, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन 12 लिखा हुआ है, मतलब कार्बन लिख के छोड़ देते हैं। तो एक एमयू किसे कहते हैं, एक एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है उसका 12वां हिस्सा को ही एक एमयू कहते हैं। एक कार्बन 12 एटम का मास 12 यू, उसका 12वां हिस्सा 12 यू बटा 12, 1/12 उसका गुना करें तो उसका मतलब 12वां हिस्सा, तो कितना आ गया, 1 यू आ गया। इसी को एक एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। कार्बन 12 क्यों लिखा हुआ है, कार्बन लिख के क्यों नहीं छोड़ा हुआ है, और इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट यानी किसी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ बॉन्ड वूंड, बिल्कुल आइसोलेट में होना चाहिए, अपना ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। तो वह कार्बन 12 एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसके एक एटम के मास के 12वें हिस्सा का जो मास होता है, ठीक है, उसे ही एक एमयू कहते हैं। तो नियोन का 20 होना चाहिए, लेकिन 20 पॉइंट एक साथ आता है। क्यों? क्योंकि नियोन 3 तरह के आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है। एक तो जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, दूसरा भी नियोन ही है, उसका एटॉमिक नंबर 21 है, और तीसरा 22 है। तो देखा गया नेचर में कि 90.48% ये वाला नियोन एग्जिस्ट करता है नेचर में। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। 9.25% ये वाला नियोन एग्जिस्ट करता है नेचर में, और 0.27% ये वाला नियोन एग्जिस्ट करता है। नियोन का ये वाला आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम 100 ग्राम नियोन लोगे नेचर से, तो 90.48 ग्राम कौन सा वाला मिलेगा, यही वाला नियोन मिलेगा, जिसका एटॉमिक मास 20 है। यही कारण है कि जब भी नियोन लिखते हैं हम लोग तो 20 लिख के छोड़ देते हैं। नियोन का एटॉमिक मास लिखने की बारी आती है, क्योंकि अधिकतर तो यही वाला नियोन मिल रहा है, यही वाला आइसोटोप मिल रहा है, तो नियोन का 20 लिख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर तुम स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल देखोगे तो वहां पर जो एटॉमिक वेट लिखा रहता है, वहां पर एटॉमिक मास, वहां पर एटॉमिक वेट लिखा होता है। ध्यान देना, कभी भी वहां पर पीरियोडिक टेबल में जब भी एटॉमिक मास लिखा होता है तो एटॉमिक मास ना लिखे, वहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं। इसी को एटॉमिक वेट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग वेटेड एवरेज ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स फाउंड इन नेचर ऑफ दैट एलिमेंट को काउंट करते हैं एटॉमिक वेट में। एटॉमिक मास में तो कोई इंडिविजुअल हो रहा है, ठीक है। तो किसको लिखें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं कि चलो भैया एवरेज निकालो इसका। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग इसको, देखो। तो अगर 100 ग्राम लिए हैं हम लोग, तो 90.48 ग्राम कौन सा वाला नियोन मिलेगा, ये वाला। 9.25 ग्राम कौन सा नियोन मिलेगा, ये वाला। और 0.27 ग्राम ये वाला नियोन मिलेगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे कि 100 ग्राम में इतना ग्राम तो ये वाला नियोन मिल रहा है, तो इस वाले नियोन का मास कितना है, 20 है। तो 19.48 इंटू 20 प्लस 9.25 इंटू 21, क्योंकि 9.25 ग्राम कौन सा वाला नियोन मिल रहा है, 21 वाला, और प्लस क्या करेंगे 0.27 इंटू 22 बटा 100 कर देंगे, यही आ जाएगा। इसी को जब करोगे ना तो 20.17 यू आ जाएगा, ठीक है। अरे बात समझ में। तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास में ये अंतर है कि एटॉमिक मास इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है, इज अ मास ऑफ एन एटम, ठीक है। सिंगल एटम हैज अ सेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो द मास इज अनइक्विवोकल एंड इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम। Electrons contribute so little mass that they aren't counted. लेकिन atomic weight is the weighted average of the mass of all atoms of an element based on the abundance of isotopes. ठीक है, based on the abundance of isotopes. The atomic weight can change because it depends on our understanding of how much of each isotope of an element exists. ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन का ध्यान देना, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन का मास कितना लिखते हैं, 15.999 यू, यूनिफाइड मास है। इसको एमयू भी कहते हैं, मैंने बताया था ना। एमयू का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन 12 एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसके मास का 12वां हिस्सा को ही 1/12 12वां हिस्सा को ही क्या एक एमयू कहते हैं। तो
ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो तुम पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक वेट जो मास देखोगे वो 16 नहीं होता, वो 15.999 होता है। तो फिर क्या काहे को इतना दिक्कत करो, 0.001 का ही तो डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस इसलिए तो कह रहा हूँ, समझना जरूरी है। क्यों 15.99 लिखा, 16 क्यों नहीं लिख देता आराम से। इसीलिए ऑक्सीजन मेनली 3 तरह के आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं, देख रहे हो। एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब ये वाला जो मेन ऑक्सीजन है, ये जिसका मास 16 है, ये 99.75% अथी में नेचर में अथी पाया जाता है। यानी कि हर 100 ग्राम ऑक्सीजन अगर लोगे नेचर में तो 99.75 ग्राम कौन सा मिलेगा, ये वाला ऑक्सीजन मिलेगा, ये 16 वाला। यही कारण है कि 16 लिख के हम लोग चल देते हैं कि चल ना भाई इतना क्या सोचना है। लेकिन अगर वेटेज निकालोगे तो 15.99 यू आता है, ठीक है। तो जो भी तुम देखते हो एटॉमिक मास अथी में पीरियोडिक टेबल में, और एटॉमिक वेट होता है, एवरेज निकाल देते हैं आइसोटोप्स के अबंडेंस में नेचर में। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में क्या अंतर है और क्यों पीरियोडिक टेबल में इस तरह से दिए रहते हैं डाटा, ठीक है। तुम इसको निकालना, मैंने यहाँ कर भी दिया इसको। अब बात आती है कि क्या कभी एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम हो सकता है। हाँ हो सकता है। इफ यू फाइंड एन एलिमेंट दैट एग्जिस्ट ओनली एज वन, कोई एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटोप नहीं है, तो उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम होगा। देन द एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक वेट विल बी द सेम। ऐसा एलिमेंट जिसका कोई आइसोटोप नहीं है, वो अकेले है, तो उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम होगा, क्योंकि फिर एवरेज निकालने के लिए कोई बात ही नहीं होगा, कोई वेटेड एवरेज निकालने के लिए आइसोटोप्स का। और एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट में भी इक्वल, atomic mass and atomic weight may equal each other whenever you are working with a single isotope of an element 2. in this case किसी सिंगल आइसोटोप पे काम करो, मान लो तुमने कहा कि जो ऑक्सीजन का जो 16 मास वाला जो आइसोटोप है, मैं उसी पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसी पर काम कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी पर जब तुम काम ही कर रहे हो और ये सिंगल ही है, तो 16 लिखते चले जाओ, एटॉमिक मास भी 16, क्योंकि इनका तो ध्यान ही नहीं रखना है, इनका छोड़ दो, हटा दो, इनको हटा दो, तो इसी पर काम करते चले जाओ, ठीक है। तो in this atomic mass and atomic weight may equal each other whenever you are working with a single isotope of an element 2. in this case you use the atomic mass in calculation rather than atomic weight, ठीक है। एटॉमिक वेट का यूज ना करके हम लोग एटॉमिक मास का यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसी पर काम ही कर रहे हैं, तो दोनों तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर इन द होल पूछोगे, ठीक है, तो फिर हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, उसी को एटॉमिक वेट भी कर देते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस यू यूज द एटॉमिक मास इन कैलकुलेशन rather than atomic weight of the element from the periodic table. So when the term atomic weight was coined back in 1808, isotopes were unknown, ठीक है। जब एटॉमिक वेट टर्म को कॉइन किया गया, पहली बार एटॉमिक वेट टर्म को यूज किया गया 1808 में, तो उस समय आइसोटोप्स के बारे में पता नहीं था। and earth gravity was norm. The difference between atomic mass and atomic weight became known when F.W. Aston, ये कोई साइंटिस्ट हैं, F.W. Aston, the inventor of mass spectrometer, ठीक है, used his new device to study नियोन जो एलिमेंट है, जिसका ये एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसका सिंबल Ne होता है, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, मास इज टू चार्ज का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। किसी भी बहुत छोटे छोटे जैसे एलिमेंट जो कि आंखों से दिख भी नहीं रहे हैं, ऐसे चीज़ों को, ऐसे एलिमेंट्स का मास इज टू चार्ज का रेशियो निकालने के लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। और ये कब की बात है, 1927 की। तो 1808 में जब एटॉमिक वेट टर्म को कॉइन किया गया, उस समय आइसोटोप्स की खोज नहीं हुई थी। लेकिन जब मास स्पेक्ट्रोमीटर में नियोन को स्टडी किया गया, उस समय क्या पता चला कि एट दैट टाइम द एटॉमिक वेट ऑफ नियोन वाज बिलीव्ड टू बी 20.2 mu, ठीक है। 8 एस्टन ऑब्जर्व्ड 2 peaks in the mass spectrum of neon, at relative masses 20 mu और 22 mu। दो तरह के एटॉमिक मास स्पेक्ट्रम का पीक उन्हें दिखाया गया, एक तो 20 mu और 22 mu। इसका मतलब उसमें जो नियोन के अंदर ही कुछ नियोन्स इतना मास दिखा रहे थे, 20 मास दिखा रहे थे, और कुछ नियोन्स 22 मास दिखा रहे थे।
अब हम लोग को इसका एवरेज पता था कि 20.2 mu हो जाता है, इसलिए हम लोग को पता था कि हम लोग को लगता था कि पहले कि नियोन का तो यही होता ही है 20.2 mu, लेकिन देखा गया मास स्पेक्ट्रोमीटर में नियोन को स्टडी करके कि कुछ नियोन 20 mu का मास दिखा रहे हैं और कुछ नियोन 22 mu का मास दिखा रहे हैं। तो यहां से पता चला कि एस्टोन सजेस्टेड there actually two types of neon atoms in his sample. 90% of atoms having mass of 20 mu. 90% जो नियोन एटम्स थे उनका मास 20 mu था और बाकी जो 10% बचे and 10% with a mass of 22 mu. This ratio gave a weightage average mass of 20.2 mu. ये एवरेज दे देगा 22.2 mu। कैसे एवरेज निकाल लो ना, एवरेज देखो ना यहाँ पर, ये 20 इंटू 90 कर दिया प्लस 28 इंटू 10 कर दिया और बटा 100 कर दो, यही आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा 20.2। ठीक है, क्योंकि 90% आइटम 20 mu का मास दिखा रहे थे और 10% आइटम 22 mu का मास दिखा रहे थे और टोटल 100 लिया हूँ ना, 90 प्लस 10 तो डिवाइड कर दो 100 से, यहाँ पर आ जाएगा 20.2 mu। ठीक है, पहले लगता था कि यूनिफॉर्मली यूनियन का होता ही है 20.2 mu, लेकिन बाद में देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। दिस रेशियो ही कॉल्ड द डिफरेंट forms of neon atoms isotopes. Frederick Soddy has proposed the term isotopes in 1911 to describe the atom that occupy the same position in the periodic table yet are different। ठीक है, और इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, इसी एटॉमिक वेट को जो या फिर जो एवरेज वेट निकलता है इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। ये जो आया ना ये एटॉमिक मास, ये जो 20.2 mu को क्या कहेंगे, नियोन का रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे या फिर एटॉमिक वेट कहेंगे। लेकिन अरे बात समझ में, अब एक सवाल ये भी उठता है कि जब ऑक्सीजन के इतने सारे फॉर्म्स हैं, ये आइसोटोप्स हैं, तो फिर पीरियडिक टेबल में इन्हें एक ही जगह क्यों दी गई, 3 जगह मिलनी चाहिए ना। देखो पीरियडिक टेबल जो आज का पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है, जो कि मोसले ने किया था। सबसे पहले जो पीरियडिक टेबल मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से आया पीरियडिक टेबल, वो मेंडलीव ने बना था एटॉमिक। उससे पहले भी पीरियडिक टेबल बनते, लेकिन वो उतने छोटे छोटे बहुत कम अति थे, कारीगर थे, बहुत मेंडलीव ने बना था, लेकिन वो एटॉमिक मास के आधार पर था। लेकिन उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सरे वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह, इस सब पे, वेवलेंथ पर पता चला कि अगर एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया जाए एलिमेंट्स को तो बहुत अच्छे से और प्रॉपर्टी भी मैच करते हैं और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन भी करते हैं। तो भाई देखो ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 8 ही है एटॉमिक नंबर, तो 3 जगह बनाने की क्या जरूरत है पीरियडिक टेबल में। एक बार मैंने ऑक्सीजन को लिख दिया 8, तो ठीक है, कर लो उसको कवर, वहां पर बगल में दे दो कि इसके 3 आइसोटॉप्स हैं और उसका एवरेज एटॉमिक मास दे दो। ठीक है, या फिर उसका उसी को एटॉमिक वेट भी कहते हैं, वो एटॉमिक वेट लिख दो। जैसे ही तुम 15.99 लिखे, समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से ये वाला ऑक्सीजन इसमें नहीं है, बल्कि और भी आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, तभी इस तरह से क्या आ रहा है, एटॉमिक वेट आ रहा है। ठीक है, अगर एटॉमिक वेट भी 16 ही आता है, इसका मतलब इसका तो यही आइसोटॉप एग्जिस्ट करता है ना। तो इसीलिए इस पर पीरियडिक टेबल फिर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर सबका आइसोटॉप्स लिखने चले जाओ तो पीरियडिक टेबल बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए उसको भी अवॉइड करने के लिए शायद मुझे लगता है ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कार्बन 12 का ही क्यों यूज करते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है कि 1 mu किसके बराबर होता है। तो एक कार्बन 12 एटम के जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसके 12वें हिस्से का जो मास है उसी को 1 mu कहते हैं, 1 एटॉमिक मास है। तो कार्बन को ही क्यों लिया, मुझे लगता है शायद शुरू से ही ये चीज एक मान लिया गया है कॉन्फ्रेंस करके यूपेक वालों ने, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो संस्था है, जो कि पूरी दुनिया के लिए ये सब केमिस्ट्री एलिमेंट कंपाउंड को देखती है, उसका नाम कैसा होगा, उन्होंने तय कर लिया कि इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे। या एक कारण ये भी हो सकता है कि कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हर जगह बहुत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग ही है और कार्बन नॉन मेटल तो है ही, तो उससे हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन बहुत ज्यादा एबंडेंस में पाया जाता है और लगभग हर जगह है और शुरू से ही एक मान लिया गया है, स्टैंडर्ड है और कोई कारण नहीं है। वरना तुम अगर यहाँ पर मैं ऑक्सीजन 16 भी लिखता ना और कह देता कि ऑक्सीजन 16 है तो 1 mu किसके बराबर होगा, तो ऑक्सीजन 16 का जो एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसका 16वां हिस्सा का जो मास है, यानी 1/16 × 16u इज इक्वल टू, यहाँ से भी तो कट के 1u आ गया, लेकिन
तो यहाँ से भी तो इकोनॉमिक यूनिट मास आ रहा है, लेकिन वही है कि इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा सोचने के साथ मुझे जरूरत नहीं। और तुम्हें लगता है कि कोई और कारण है तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आगे हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बचा हुआ है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको देखेंगे। थैंक यू।